कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से हिंदुस्तान से आज़मीन हज सफ़रे हज पर सऊदी अरब नहीं जा सके थे। लेकिन वबा में कमी और कम होते केसेस को देखते हुए इस मर्तबा हिंदुस्तान से मुक़द्दस सफ़र पर जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसके लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि इस बार हज अरेंजमेंट में कई तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में अंबेडकर नेशनल सेंटर में हज जायजा मीटिंग काफी तवील चली। तकरीबन 2 बरस बाद हो रही मीटिंग में हज 2022 को लेकर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफीर आसाफ सईद, हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO याकूब शेखा और हज डिवीजन से जुड़े ओहदेदारान मौजूद थे। मीटिंग के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि 2022 का हज शेड्यूल नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा, लेकिन इस मर्तबा कई तरह की तब्दीलियां की गई है। आपको जैसा मालूम है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज 2020 और 2021 नहीं हो पाया था। हमें उम्मीद है कि हज 2022 इस बार हो, हम चाहते भी हैं और इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हज 2022 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर दिया जाएगा और उसी अनाउंसमेंट के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। कोरोना वबा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि जो भी आज़मीन सफर हज पर जाएंगे उनके लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना लाजमी होगा। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि 21 एम्बार्केशन पॉइंट के बजाय सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ही आज़मीन जाएंगे। मोटा मोटा जो हज 2022 के लिए जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022, उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस होगा। बगैर महरम के लगभग 3000 खवातीन ने सफर हज 2020-21 के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जिन खवातीन ने बगैर महरम के सफर हज 2020 और 21 के लिए दरख्वास्तें दी थी वो दरख्वास्तें सफर हज 2022 के लिए भी काबिल कबूल होंगे। महरम के बगैर सफर हज पर जाने वाली खवातीन को बगैर लॉटरी के सफर हज पर भेजने का बंदोबस्त किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने CAA और NCR के खिलाफ दिल्ली में NRC के खिलाफ दिल्ली में तहरीक के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर इश्तियाल अंगेज और माशरे के अमन सुकून और हम आहंगी को मुतासिर करने वाली है। अदालत की एडिशनल सेशन जज अंजू अग्रवाल ने शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मुल्जिम का 13 दिसंबर 2019 का बयान सरसरी तौर पर देखने में फिरकावाराना और तकसीम करने वाला लगता है। उन्होंने कहा कि इस तकरीर का लहजा और अंदाज इश्तियाल अंगेज है और ये समाजी अमन सुकून और हम आहंगी में खलल पैदा करने वाला लगता है। उमर खालिद के वालिद और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास के अखिलेश यादव के साथ मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कासिम रसूल इलियास का कहना है कि अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात पर सवाल उठाना ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं और इनकी सियासी जमीन खिसक रही है। कासिम रसूल इलियास ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात चुनावी हिकमत अमली के तहत हुई। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वेलफेयर पार्टी ही नहीं बल्कि कई दूसरी छोटी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जहां तक उनके बेटे का मामला है तो वो दिल्ली फसादात के इल्जाम में जेल में है, लेकिन ये सबको पता है कि फसाद किसने करवाए। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और इस बीच
तरह तरह की बयानबाजी तो होती ही है, लेकिन पिछले दिनों 2 अक्टूबर को डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उस पर फिर बयानबाजी हो गई। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, योगी जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग साजिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम साजिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव के साथ हमारी जो बातचीत हुई है और जो चीज़ तय हुई है उसमें उनको साजिश की बू नज़र आ रही है, और ये असल में ये जाहिर करता है कि योगी साहब अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनको लग रहा है, दीवार पे उनको ये तहरीर नज़र आ रही है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन उनके पैरों से खिसक रही है। ये कहना कि उमर खालिद के फादर हैं डॉक्टर इलियास और उमर खालिद ने ये किया वो किया, दिल्ली दंगों के अंदर वो शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि उमर खालिद पे जितने भी इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, अदालत में कहीं साबित नहीं हुए, और दिल्ली दंगे किसने करवाए, क्यों करवाए, हर आदमी जानता है, देश का हर नागरिक जानता है, और कल नहीं, आज नहीं तो कल ये चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो मुलाकात थी आपकी अखिलेश यादव के साथ, ये क्यों हुई थी, क्या एजेंडा था इसका? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और अखिलेश यादव की पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम उनसे ये बात करने गए थे, और ये मुलाकात पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले 2 मुलाकातें हमारी हो चुकी थी, तीसरी मुलाकात थी। हमने उनसे ये बात की कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये फासीवादी पार्टी को और ये कम्युनल पार्टी को, जिसने डेवलपमेंट के मुद्दे पे कोई काम नहीं किया पिछले 4.5 साल में, तो इस सरकार को हम कैसे हटाएं और इसके लिए कॉमन स्ट्रेटजी क्या बननी चाहिए, और इसके लिए समाजवादी पार्टी को और कितनी छोटी पार्टियां हैं जो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उन सब को लेकर ये मैसेज देना चाहिए कि हम एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे। उन्होंने हमारी बात से सहमति जताई और ये फैसला हो गया कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये डॉक्टर कासिम रसूल, और इस पूरे विवाद पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। जो मीटिंग हुई थी वो एक चुनावी और एक जो है इंतखाबी हिकमत अमली के तहत हुई थी। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू आबादी पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आज मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के बाहर भारत बचाओ आंदोलन समेत मुख्तलिफ मिली तंजीमों ने एहतजाज किया। इसी के साथ कश्मीर और अफगानिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की गई। मिली और समाजी तंजीमों ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कश्मीर की आबादी के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की तश्कील को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने कार्रवाई जरूर शुरू की है, लेकिन यह कार्रवाई खुद से शुरू नहीं की गई, बल्कि हाईकोर्ट की सरजनिश के बाद बोर्ड की तश्कील का अमल शुरू किया गया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में 2018 से वक्फ बोर्ड में न कोई कमेटी है और ना ही कोई चेयरमैन। हालांकि 2018 से अब तक रियासत में 2 हुकूमत बदल चुकी हैं। कमलनाथ हुकूमत में भी बोर्ड की तश्कील को नज़रअंदाज किया गया था और शिवराज हुकूमत के भी 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद इस जानिब गौर नहीं किया गया। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के CEO कुछ इस तरह से बयान देते हैं। यही कहता है कि बोर्ड का गठन होना चाहिए एक्ट के हिसाब से, और हाई कोर्ट के भी कुछ डायरेक्शंस प्राप्त हुए हैं। तो मैंने अपने स्तर से एज CEO मैंने शासन के ध्यान में लाई है बात, 1-2 बार चर्चा में भी लाया है, पत्राचार से भी मैंने अवगत कराया कि वक्फ के बोर्ड का गठन किया जाए। जी, शासन स्तर से ये कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने 2018 के बाद भले ही हाईकोर्ट के अहकाम के बाद एमपी वक्फ बोर्ड की तश्कील की कवायद शुरू कर दी हो, मगर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों की हुकूमत के इक़दाम पर यकीन नहीं है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि 2018 के बाद से मध्य प्रदेश पहले 15 माह कमलनाथ ने हुकूमत और अक़लीती इदारों की तश्कील नहीं हुई। इसके बाद शिवराज सिंह हुकूमत को भी इतना अरसा हो गया, लेकिन वक्फ बोर्ड ही नहीं। अक़लियतों के जितने भी इदारे हैं, इनमें से किसी की तश्कील नहीं की गई। अक़लियतों और अक़लीती इदारों से हुकूमत की लाताल्लुक़ी बताती है कि उन्होंने अक़लीती तबके को हाशिए पर रख दिया है। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। बार बार जो हाई कोर्ट के जरिए हिदायत दी जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन बोर्ड की तश्कील नहीं हो रही, क्या नुकसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत होती है वो किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की चुन के आए या किसी और सरकार के ज़रिए आए किसी और पार्टी के लिए, लेकिन हुकूमत जो है सबकी होती है, हर आवाम की होती है। हिंदुओं की भी होती है, मुसलमानों की भी होती है, सिखों की भी होती है, जैन की और पारसी की, सबकी हुकूमत होती है। लेकिन अभी हम कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वज़ीर आला साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अक़लियतों से मुताल्लिक़, मुसलमानों से, ख़ास तौर पर मुसलमानों से मुताल्लिक़ जितने भी इदारे हैं उन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, सब अदम तवज्जी का शिकार हैं। उसमें से वक्फ बोर्ड भी एक है। वक्फ बोर्ड कई सालों से नहीं बनाया जा रहा है और उसके मुलाजिमीन के ज़रिए चलाया जा रहा है, और जो CEO बनाया जाता है। MSIAS एकेडमी हैदराबाद की जानिब से सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए दाखिला टेस्ट का ऐलान किया गया है। MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने बताया कि तहरीरी इम्तिहान 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुल्क के 78 मकामात पर होंगे। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब तलबा का इंटरव्यू दिल्ली और हैदराबाद में होगा। इंटरव्यू में दूर दराज के इलाकों के शहरों से आने वाले तलबा को सफ़र का खर्च दिया जाएगा। कामयाब तलबा को हैदराबाद में कायम MSIAS एकेडमी में कोचिंग बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। तलबा को क़याम और ताम के साथ साथ स्टडी साजगार माहौल में और हर तरह की सहूलियात और रहबरी की जाएगी। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन MS एजुकेशन अकेडमी की वेबसाइट www.mseducationacademy.in पर करने की अपील की है। 7 नवंबर को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम मुनक़्क़िद किया जाएगा। तमाम मुल्क भर में इसके 78 सेंटर्स एज एंड टुडे हैं।
जिसको हम लोग लिए हैं ताकि मुल्क भर के जो भी बच्चे अपने आसानी से सेंटर्स पर पहुंचकर इसको अपीयर कर सकें कि एज लिमिट 21 से लेकर 27 ईयर्स एज लिमिट होना। 7 नवंबर को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम मुनक्किद किया जाएगा। तमाम मुल्क भर में इसके 78 सेंटर्स एज एंड टुडे हैं, जिसको हम लोग लिए हैं ताकि मुल्क भर के जो भी बच्चे अपने आसानी से सेंटर्स पर पहुंचकर इसको अपीयर कर सकें कि एज लिमिट 21 से लेकर 27 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए। रिटन टेस्ट के बाद जो उसमें टॉप करेंगे उनको हम लोग इंटरव्यू के लिए 2 सेंटर्स रखे हैं, एक हैदराबाद में, दूसरा दिल्ली में। इंटरव्यू में जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये सेंटर ख़ास तौर पे मुफ्त रखा गया है, जिसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। यहाँ पे बच्चों को रहना, पढ़ना, उनके सारे सहूलतें, उनकी एकेडमिक सपोर्ट और उनके सारे मटेरियल्स सब IIS एकेडमी, MSIS एकेडमी उनको प्रोवाइड करता है। पास पूरी जहाँ के बच्चों को रहना, खाना पीना, उनकी तमाम सहूलतों के साथ साथ हमारे पास उनके लिए पूरे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके लिए बाकायदा उनके मेंटर्स यहाँ पर आते हैं। जो जितना प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन है, तो हमारी वेबसाइट देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है कहीं पे भी कोई। इवन जब इंटरव्यू के लिए दूर से बच्चे आते हैं तो हम उनको काफ़ी दूर से जो आते हैं बच्चे, उनको भी हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उनके जो है ट्रैवलिंग चार्जेस भी हम लोग पे करते हैं। हैदराबाद में कादिर अली बेग थिएटर फेस्टिवल जुमेरात से जारी है। थिएटर फेस्टिवल तेलंगाना हुकूमत के ताउन से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। थिएटर फेस्टिवल में एलाउरन के लिए के रैना, डेंजल स्मिथ, हब्बशाह हिस्सा लेंगे। ये फेस्टिवल हिंदुस्तानी थिएटर की अफसानवी शख्सियत कादिर अली बेग मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल मुनक्किद किया जा रहा है। हैदराबाद की तारीखी इमारत मौज़म जाही मार्केट पर तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने फेस्टिवल का आगाज किया। इस मौके पर ड्रामा गार्ड्स एट द ताज पेश किया गया। ये प्रोग्राम स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और MJ मार्केट एसोसिएशन के सदर के जेर निगरानी हुआ। मुमताज मुजाहिदी आज़ादी अशफाकुल्ला खान की यौम विलादत के मौके पर भोपाल में सद्भावना मंच और जमीयत उलमा यूथ क्लब के जेर एहतमाम मुख्तसर तकरीब में याद किया गया। जमीयत यूथ क्लब और सद्भावना मंच के जेर एहतमाम हर साल अशफाकुल्ला खान की यौम विलादत पर बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाता था, मगर कोरोना की वबाई बीमारी के सबब इंतजामिया की जानिब से बड़े प्रोग्राम की इजाज़त नहीं मिलने के सबब तंजीम के जिम्मेदारान भोपाल शहीद गेट पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सब यहाँ पर टीम के ज़रिए उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खड़े हुए हैं और जो है उनके इसाले सवाब के लिए पहले कुरान खानी की गई और उसके बाद आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बॉलीवुड अदाकारा आरती सिंह ने हाजिरी दी। आरती सिंह ने मज़ार पर चादर और फूलों का नजराना पेश किया और कामयाबी के लिए मन्नत का धागा बांधा। बॉलीवुड अदाकारा को सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई। बेटा बाबा। तो बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों से। बिटकॉइन फ्यूचर्स EFT अप्रूवल की अफवाहों के बाद बिटकॉइन पहुंचा $60,000 के पार। बिटकॉइन की कीमतों में शुक्रवार को बढ़ोतरी जारी रही। उम्मीद है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जल्द ही बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देगा।
बिटकॉइन ने शुक्रवार को 6 महीने में पहली बार $60,000 के ऊपर हिट किया। ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है क्योंकि उम्मीदें बढ़ी हैं कि अमेरिका रेगुलेटर फ्यूचर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को परमिशन देंगे। एक ऐसा कदम जो डिजिटल एसेट में बड़े इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल सकता है। इस महीने अब तक बिटकॉइन की कीमत पहले ही 26% बढ़ चुकी है। हाल के दिनों में कई बिटकॉइन फ्यूचर्स से ETF एप्लीकेशन SEC को भेजी गई है। हालांकि पास्ट में SEC ऐसी कई बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर चुका है। गुरुवार को SEC के इन्वेस्टर एजुकेशन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इन्वेस्टर से बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखने से पहले इससे जुड़े रिस्क को समझने के लिए कहा। इस ट्वीट से निवेशकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने आखिरकार बिटकॉइन माइनिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जब तक चीन की सरकार ने क्रिप्टो से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर दिया, तब तक चीन में क्रिप्टो माइनिंग में सबसे आगे था। चीन के क्रिप्टो क्रैकडाउन ने अमेरिका को दुनिया का टॉप बिटकॉइन माइनर बनने का मौका दिया है। 2019 से चीन में आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के जरिए एक्टिविटीज ऑनलाइन जारी है। चीन के स्टेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा बायर्स को चेतावनी दी गई है कि उनके पास बिटकॉइन और दूसरी करेंसी को ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी। आधिकारिक बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्मों को लेन देन की सुविधा को रोकने के लिए कहा गया है। नेगेटिव लिस्ट में शामिल होने के बाद जैसी की उम्मीद थी कि चीन ने बिटकॉइन माइनिंग में अपनी टॉप की पोजीशन को खो दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नए आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अब दुनिया में बिटकॉइन माइनिंग के लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने पहली बार चीन की जगह ली। टीथर को CFTC द्वारा $41 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। 15 अक्टूबर को जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक लीडिंग स्टेबल कॉइन इश्यूअर थीटर को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा सेटलमेंट डील के रूप में $41 मिलियन सिविल मॉनिटरी पॉलिसी का भुगतान